हमने कहा नहीं नहीं बिल्कुल कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है। लेकिन ये मैं तो अपनी बात करके भूल गया। लेकिन जब मैं 2003-04 में उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना, तब मेरे हाथ के नीचे एडिशनल कलेक्टर लेवल के लोग सीईओ करके काम करते थे। 2010 तक वो अपना काम करते थे, लेकिन 2010-11 में वे जब एमपी टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मेरे नीचे काम करने आए, तो वो चेयरमैन जरूर मेरे से मिलना है कि मेरे को बेटा वो बात ध्यान है कि तुमने जो कही थी, मुझे इस बात का संतोष है कि तुमने जो कहा था वो करके दिखा दिया। ये नहीं तो ये थोड़ा सा प्रशासनिक सेवाओं को काम में आपको जो आपने एग्जाम देने की बात कही ना, तो पहले अपना आकलन करें कि हम किस फील्ड के बने, हमारे मन में क्या होता है। कभी कभी नौकरी में सब कुछ हो सकता तो जरूर उस लाइन में जाए, उसमें कोई संकोच नहीं। लेकिन अभी आप माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल को देखो, हमको उसके उदाहरण मिल जाएंगे। जयशंकर प्रसाद जी का उदाहरण हमारे सामने, उसके पहले यशवंत सिन्हा जी का उदाहरण हमारे सामने। आईएएस अधिकारी भी बने, लेकिन उस नौकरी को तिलांजलि भी दे दी। तो जो जैसा जहां हमारा मन करे, हमारा कॉन्फिडेंस बोले, हमारे को परमात्मा ने एक तरह से अंदर भाई दो शरीर अपने पास, तो अंदर का शरीर के अंदर की आत्मा भी कुछ बोलती, और हम उसके साथ न्याय करें, उसका साथ अन्याय नहीं करें। कभी कभी हमारी क्षमता योग्यता कुछ और होती है और हम करने कुछ और जाते हैं। तो एग्जाम देने जाए जरूर जाए, लेकिन एग्जाम को दे तो डूब करके दे कि मैं इस एग्जाम को निकाल कर मानूंगा। और अगर एग्जाम निकल गई उसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण हमारे सामने है। आईसीएस एग्जाम पास की तो 1923 में, अंग्रेजों का वो शासनकाल था और एशिया में उनका नंबर 1 स्थिति है। लेकिन उनको लगा कि मैं केवल ये एग्जाम इसलिए पास करके दिखा रहा हूँ कि अंग्रेज कहते थे कि इनमें बुद्धि नहीं होती हिंदुस्तान के लोगों, तो उनमें बुद्धि है, योग्यता, और उसके बाद उनकी नौकरी को लात मार करके उन्होंने देश सेवा के मार्ग में बढ़े। ये उदाहरण भी हमारे सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सी लाइन पसंद करते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत ही अच्छे से जीवन को सफल बनाने के मंत्र हम सभी को बताए। और अब हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप हम सभी को संबोधित करें। बाबा महाकालेश्वर के परम भक्त, जो कि जिनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जो कि बहुमुखी विकास के लिए निरंतर तत्पर है। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हम सभी को संबोधित करें। बोल तो सब दिया, लेकिन अब बोलना क्या पड़ेगा, ये नया विषय आ गया। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सभी चयनित अभ्यर्थियों को मेरी अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूँ। आप सबको आपके जीवन की नई शुरुआत हुई है, नई दिशा में आप बढ़े हैं, और समूचा मंच, मैं पूरे मंच का भी अभिनंदन करना चाहूँगा। वर्षों की तपस्या आप लोगों ने की होगी, परिवार की आशा अपेक्षा आकांक्षाओं के बलबूते पर आप अपने अपने ढंग से आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। इसमें आपको संतोष भी है और भविष्य की संभावना भी है, और मेरी शुभकामना भी है। और ये भी सुखद संयोग है, परमात्मा की दया है कि अयोध्या में अभी अभी भगवान की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हुई। और प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसको भी कोई अलग अलग ढंग से देखेंगे, जिसको देखना होगा, जो बात समझना होगा। लेकिन हमारे लिए समझने की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन हमको दिया है, उसके एक एक वाक्य को सुनोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। सच्चे अर्थों में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक तरह से देश के अंदर भी सुशासन की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम राज्य की तरफ बढ़ाया हुआ कदम भी हम मान सकते हैं। और ऐसे कार्य में भगवान राम को बहुत अलग अलग प्रकार से जाना जाता है, देखा जाता है। उनके अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंधों के आधार पर उनका अलग चित्र बनता है, लेकिन राम राज्य की हम सबको भी वो सुशासन की अगर कोई अच्छी परिभाषा पूछता है तो एक शब्द में हम बता देते हैं, राम राज्य। और राम राज्य मतलब उनका सुशासन का वो उस समय का आदर्श उदाहरण। तो ऐसे में आपको एक कार्यभार मिल रहा है, इसलिए आप भी भाग्यशाली हैं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप राम राज्य के उस पथिक के लंबे पाथे के पथिक बन के जा रहे हैं। और ये
एक तरह से नियुक्ति पत्र आपको मिल रहा है। अब ये नियुक्ति पत्र नहीं है, ये एक विश्वास का पत्र है, ये आपकी संभावना का पत्र आपको मिला है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं इस नाते से। इस विश्वास के पत्र के माध्यम से आप भविष्य में सबल, सक्षम, सुशासित हमारा मध्य प्रदेश बने, इसमें एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते और एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी के नाते से आप आगे जा सकते। और मैंने जैसे पहले भी कहा था बातचीत में कि ये आपका अंतिम पड़ाव भी नहीं है। इस काम को करते करते आप अपने अंदर की ललक बनाए रखें कि आप बाकी भी कोई एग्जाम देना तो देते रहिए। शासन की कोई मंजूरी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद करूंगा, उसमें कोई कंजूसी नहीं रहेगी। लेकिन हमारे अंदर की ऊर्जा का, हमारे अंदर, क्योंकि अभी आप युवा है और दुनिया का सबसे युवा देश भारत, ऐसे में आप धरोहर भी है मानवता के नाते से। उस धरोहर का पालन पोषण करते हुए उनके अपने अभीष्ट तक की, उनके अपने लक्ष्य तक की प्राप्ति कराना, यह हमारा भी उत्तरदायित्व है। और इसी नाते से खास करके आजादी के अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं लगातार 2047 तक जब आजादी का अमृत काल पूरा होगा तो हमारा इस जीवन के सब क्षेत्रों में हमारा देश आगे बढ़े, अर्थात देश के साथ प्रदेश भी आगे बढ़े जीवन के सभी क्षेत्रों में। और ऐसे में ये बात भी सही कि आपको बहुत सारी चुनौतियां भी मिलेगी, वो चुनौतियों से जूझना भी पड़ेगा, लेकिन उन चुनौतियों में हमको समाधान निकालते भी आना चाहिए। चुनौतियों से डर कर के पीछे हटना या चुनौतियों के आगे सिर झुका देना, ये दोनों के बजाय समाधान निकाल करके हम चुनौतियों को पार कैसे पाले, विजय कैसे प्राप्त करें, इस दिशा में भी आप आगे बढ़ेंगे। ये आपको शुभकामना देता हूं और आपका परमात्मा साथ देगा, इसी बाबा महाकाल से कामना भी करें। ये उसी प्रकार से जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तब भी ऐसे ही चल रहा होगा। परीक्षा में हम जब गए तो बहुत सारे कष्ट आते, बहुत परेशानी आती है, लेकिन परमात्मा ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, ये भी ईश्वर की एक अनुकंपा है। और यही ईश्वर आपके अंदर से इस तरह से आपको अपने बढ़ने वाले लक्ष्य की प्राप्ति तक ले जाएगा। आज के युग में अगर बात करें तो हमको ये बात सही है कि प्रश्नों में से कई एक उत्तर ये भी हो सकता था, जैसे कई लोगों ने मेरे से पूछा, मैंने उसको जान करके छोड़ दिया था। वर्तमान का युग हमारा विज्ञान का युग है, नई टेक्नोलॉजी का युग है। तो अब अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में नई टेक्नोलॉजी का नवाचार लगातार करते जाए, नए नए प्रकार से हम कार्यदक्ष कैसे हो जाए। आपकी यशस्वी प्रधानमंत्री को देखिए, जब वो गुजरात जैसे हिंदी भाषी प्रदेश के आसपास से निकले, लेकिन उनने अपने जीवन में प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत सारी चीजों पे अपनी दक्षता हासिल कर ली। कई सारी भाषाओं के मामले में उन्होंने अपने आप को जोड़ करके खड़ा किया। तो नवाचार के साथ नई टेक्नोलॉजी का उपयोग भी आप अपन भी सब करें, ये भी बहुत आवश्यक है। इससे ये ट्रांसपेरेंसी भी बनेगी और हमारी दक्षता भी बढ़ेगी। पारदर्शिता की बात करते तो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, मैं एक नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन एक मंत्री जी से मैंने कहा कि अभी आपके विभाग को लेकर के एक अभियान चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो आप इस पे तो कहा मैं सर 55 जिले में दौरा कार्यक्रम बनाता हूँ, सब दूर 55 जिले तक हो क्या हुआ। तो मैंने मजाक में बोल दिया कि आप 55 जिले तक जाएंगे तब तक तो लोग सब आ जाएंगे, 55 दिन तो आपको मिलेंगे नहीं, कम से कम एक दिन में एक जिला पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, जब तक आचार संहिता लग जाएगी। तो उन्होंने कहा बात तो सही है। तो हमने कहा एक काम करो, आप यहीं बैठो, हर जिले के लोगों को बिठा लो सामने। आजकल तो वीसी के माध्यम से आपकी बात का समाधान हो जाएगा, आपकी बात का संप्रेषण हो जाएगा। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी का नया युग है, माननीय मोदी जी कितने अच्छे ढंग से करते हैं, तो ये हमारे लिए एक तरह से आप सबके जीवन में भी बहुत काम आ रहा है। उसी प्रकार से हमारा जो भी काम मिले उसको 100% सफलता के साथ ले जाने का मन में संकल्प होना चाहिए। 0.1 भी नहीं होना चाहिए। क्यों माइनस करें, 100% करें। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि ये जो स्कूल शिक्षा के भी कुछ इसमें चयनित विद्यार्थी है, तो स्कूल शिक्षा की सिस्टम में मैं केवल परीक्षा पद्धति पे बताऊंगा। हमारे यहाँ आमतौर पर बोर्ड की एग्जाम होती है, स्कूल का अपना टाइम टेबल होता है और उस सर्टिफिकेट की मान्यता होती है जिस आधार पर हमने परीक्षा दी। लेकिन अपने जानकारी देता हूँ कि शंकराचार्य पद्धति के आधार पर अभी भी कुछ गुरुकुल चल रहे हैं, और वो गुरुकुल चल रहा है, उसमें से एक गुरुकुल उज्जैन में भी। उनकी विशेषता क्या है
उनकी विशेषता ये है कि वो जिस गुरुकुल में उनके विद्यार्थी को पढ़ाते तो कम से कम 10 बार उसकी कठिन परीक्षा लेके उसको हतोत्साहित करते कि आप हमारे पास आओ ही मत। क्यों ना हो? क्योंकि इसलिए कि उनका बहुत कठिन मार्ग है, लेकिन उसमें आने वाले जो आ जाते तो पढ़ाई ऐसी कराते कि वो 100 में से 100 ही नंबर लाना, 99 लाए, उसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई सप्लीमेंट्री नहीं, कोई 33% का मार्क्स नहीं है। और उसके बाद आगे भी पढ़ लिए तो पढ़ने के आधार पे पूरा जीवन भी उसी तरह से व्यतीत करना है, ये उसका मार्ग। और आखिरी में ये कि उसके बाद भी कोई सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि आप पास हो गए। पास हो गए मतलब ये आपको मालूम